नमस्कार साथियों, रखो हौसला वो मंदिर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुद्र भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। आइए दोस्तों, ड्रीम मंत्रा पर आपका स्वागत है। हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसका नाम है ड्रीम मंत्रा, जो कि हम लेकर आए हैं आपके लिए टॉप हिंदी क्लासेस, जो कि उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे कि यूपीपी, यूपीएसआई, लेखपाल, बीडीओ, यूपीटीजीटी, पीजीटी, किसी भी कोई भी एग्जाम हो जिसमें हिंदी आती हो, उसकी दृष्टि से ये क्लासें आपके लिए रामबाण साबित होंगी। आप विश्वास करना, उत्तर प्रदेश का कोई सा भी एग्जाम हो जिसमें हिंदी आती हो, उसके लिए क्लासें बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। किसी भी एग्जाम में देख लेना, आपको कम से कम बता रहा हूँ 80 से 90% या 95% क्वेश्चन आपको इस क्लास से मिलेंगे। ठीक, जो कि हमारी जो भी हिंदी की क्लासें आएंगी वो आपके चैनल पर, जब आप उसको सब्सक्राइब कर दोगे तो आपके चैनल पर प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, आइए सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा। देखिए, भाषा के मुख्य रूप से कितने पक्ष होते हैं? हम जानते हैं भाषा के मुख्य रूप से 3 पक्ष होते हैं। बहुत सी क्लासों में आपने पढ़ा होगा 2 पक्ष होते हैं, किताबों में आपने पढ़ा होगा 2 पक्ष होते हैं, लेकिन भाषा के मुख्य रूप से वास्तव में 3 पक्ष होते हैं। एक तो मौखिक पक्ष, एक लिखित पक्ष, एक सांकेतिक पक्ष। अब मौखिक पक्ष जो हम मुंह से बोलकर दर्शाते हैं भाषा को, उसको मौखिक पक्ष कहते हैं। लिखित पक्ष जो हम बड़ों के माध्यम से लिखकर वाक्य को दर्शाते हैं, उसको हम लिखित पक्ष कहते हैं। एक होता है हमारा तीसरा सांकेतिक पक्ष। आपने देखा होगा सड़कों पर जो हमारे क्रॉसिंग लाइट, मतलब देखा होगा आप, जो गाड़ी ट्रैफिक सिग्नल जो लागू होते हैं, जहाँ पर हम रुकते हैं, रेड और येलो और ग्रीन लाइट लगी होती हैं, ठीक, जो कि गाड़ी को संकेत देती है कि रुक जाइए, ये चलिए। ठीक है, वो क्या होती है? सांकेतिक भाषा में आती है। फिर हमारा पहला क्वेश्चन है, भाषा के मुख्य रूप से कितने पक्ष होते हैं? तो भाषा के मुख्य रूप से 3 पक्ष होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सबसे महत्वपूर्ण सवाल बनता है हमारा ये। ठीक, तो नंबर 1 होता है हमारा मौखिक पक्ष। मौखिक पक्ष। नंबर 2 होता है हमारा लिखित पक्ष। नंबर 3 होता है हमारा सांकेतिक पक्ष। सांकेतिक पक्ष। ठीक, ये 3 हमारे पक्ष हो गए। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, आपसे पूछ सकता है कि मौखिक पक्ष की इकाई क्या होती है, इकाई या मात्रक। वैसे आपसे पूछ लेगा लिखित पक्ष की इकाई या मात्रक क्या होता है, तो देखो मैं आपको बता दूं, इसकी जो इकाई होती है, इसकी इकाई होती है ध्वनि, और लिखित पक्ष की इकाई होती है वर्ण। ठीक, और आप जानती हो जो सांकेतिक भाषा होती है, अभी मैंने आपको बताया था, ट्रैफिक सिग्नल के रूप में जो हम लाइटों को देखते हैं क्रॉसिंग के लिए, उन्हें ही हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। आपने देखा होगा हाईवे पर जो बोर्ड लगे हुए होते हैं, उस पर कभी तीर ऐसा लगा हुआ होता है, कभी तीर ऊपर को लगा हुआ होता है, कभी तीर नीचे को लगा हुआ होता है, तो हमें सांकेतिक तो करते हैं। अब आप इधर को टर्न लेने वाले हो, आगे मोड़ है, ठीक है, वो हमारा सब सांकेतिक पक्ष में ही आता है। तो मैंने आपको क्लियर कर दिया, भाषा के मुख्य रूप से कितने पक्ष होते हैं? 3 पक्ष होते हैं। अगर आपके एग्जाम में आएगा तो आपको 3 पक्ष लिखना है। ठीक है, क्योंकि हमारी जो केंद्रीय हिंदी संस्थान है उसने 3 ही पक्ष माने हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो होती है आपकी क्या? वर्ण। ठीक, फिर है भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है? तो मैं आपको बता दूं, भाषा की सबसे बड़ी इकाई होती है हमारी वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो बल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ध्वनि के नाम से जाना जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बलों के व्यवस्थित या क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? तो क्वेश्चन इसमें 2 तरीके से लिखूंगा, तो कैसे लिख सकता है सेट करने वाला पेपर को। बलों के व्यवस्थित
समूह को क्या कहते हैं, या बड़ों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं, तो हम कहते हैं उसको वर्णमाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, पीआईटी लिख दो इस पर आप, कई बार पूछा गया। जो हिंदी भाषा है हमारी वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, देवनागरी लिपि। अब सवाल बनता है कि देवनागरी लिपि को अन्य किस नाम से जाना जाता है, जो कि कई बार पूछा गया, ठीक है। तो देवनागरी लिपि को अन्य नाम जो है इसका, वो है इसका वैज्ञानिक लिपि, वैज्ञानिक लिपि। अब बहुत से के दिमाग में ये आ गया होगा, डाउट हो गया होगा कि वैज्ञानिक लिपि ये कहां से आ गया, इसका मतलब क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं, जो हमारी हिंदी भाषा है इसको वैज्ञानिक लिपि क्यों कहते हैं, क्योंकि हिंदी एकमात्र ऐसी भाषा है जो जैसे लिखी जाती है वैसे ही इसका उच्चारण होता है। अदर लैंग्वेजों में ऐसा नहीं होता। इंग्लिश है, उस जो उसके वर्ड है जैसे लिखे जाएंगे उसका उच्चारण वैसे नहीं होता है, ठीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंग्रेजी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, तो अंग्रेजी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, रोमन लिपि में। आपसे पूछ सकता है, क्योंकि लड़के इस प्रकार के क्वेश्चनों को बिल्कुल भी नहीं पढ़ते हैं, बहुत से लोगों को नहीं पता होगा। तो मैं आपको बता दूं, अंग्रेजी भाषा किस लिपि में, रोमन लिपि। अब बोल रहे हो रोमन लिपि क्या होती है, जो हम ए से लेकर जेड तक अल्फाबेट लिखते हैं वो रोमन लिपि में आते हैं, ठीक है। मतलब ए से लेकर जेड तक जितने भी हमारे अक्षर आते हैं उनसे मिलकर जो हम वर्ड लिखते हैं वो सब रोमन लिपि में आते हैं, जैसे कि ए बी सी डॉट 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 जेड तक, ठीक। फिर हमारी उर्दू भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, तो आप जानते हो जो उर्दू भाषा होती है वो हमारी नस्तालीक लिपि में लिखी जाती है। ये जो होता है नुक्ता बोलते हैं इसको, ठीक, नुक्ता जरूर लगाना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो वर्ड जो है हमारे वो होते हैं दो प्रकार के, दो प्रकार के होते हैं। वर्ड कौन कौन से होते हैं, नंबर एक तो होते हैं हमारे क्या, स्वर होते हैं, और एक होते हैं हमारे व्यंजन। नंबर एक होते हैं हमारे क्या, स्वर, ठीक, और नंबर दो होते हैं हमारे क्या, व्यंजन। अब स्वर की थोड़ी परिभाषा भी लिख लो, क्योंकि एग्जाम में आ सकता है, पूछ सकता है हमसे। कैसे पूछेगा, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ड ही क्या कहलाते हैं, स्वर, व्यंजन कहलाते हैं या वर्ड कहलाते हैं, ऐसे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो क्वेश्चन है हमारा, इसकी परिभाषा है, लिख लो आप, स्वर की परिभाषा, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ड ही स्वर कहलाते हैं, ठीक। ये तो हुई स्वर की परिभाषा। एक बार और सुन लो आराम से प्यार के साथ में। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ड ही क्या कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं। अब सवाल बनता है, स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है, ठीक, कितनी होती है, 11 होती है। हमेशा ध्यान रखना कितनी होती है, 11। नहीं आपको 13 लगानी है, नहीं आपको 10 लगानी है, आपको ओनली 11, क्योंकि हमारा केंद्रीय हिंदी संस्थान है, उसने जो कुल स्वरों की संख्या मानी है वो कितनी मानी है, 11 मानी है। तो लिख लो आप, कुल स्वर कितने होते हैं, मतलब फॉर एग्जाम्पल के तौर पर लिखे हम, कितने होते हैं, 11, ठीक। अब सवाल बनता है कौन कौन से होते हैं, तो एक तो होता है हमारा छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, और रे से ऋषि। 1 2 3 4 5
6, 7, 8, 9, 10, 11। यही हो गए हमारे 11 स्वर। अब आ जाओ, अगली परिभाषा है हमारी व्यंजन। अब हम देखते हैं व्यंजन किन्हें कहते हैं। ठीक, तो इसकी परिभाषा लिख लो आप। मैं आपको बता दूं, स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ड ही क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। लिख लो आप, स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ड व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन कहलाते हैं। ठीक, ये तो हो गई हमारी व्यंजन की परिभाषा। देखो क्वेश्चन कैसा बनेगा, यहीं से कम 4-5 क्वेश्चन बना सकते हो आप। कैसे बनेगा क्वेश्चन? स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ड क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं। स्वर और व्यंजन दोनों कहलाते हैं, इनमें से कोई नहीं। 4 क्वेश्चन हुए। ठीक है, अब आप जानते हो, कर सकते हो आप। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर देख लो, व्यंजन कौन कौन से होते हैं? जैसे कि क्या? का, खा, गा और घा। ये मैंने 4 व्यंजन लिख दिए। ठीक है, जो कि वर्णमाला से ही हमारे आए हैं। अब हम देखेंगे, ये जो मैंने व्यंजन लिखे हैं, हर व्यंजन में एक स्वर छुपा हुआ होता है, क्योंकि परिभाषा बता रही है स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ड ही व्यंजन कहलाते हैं। तो इसके अंदर और इनके अंदर क्या है? स्वर छुपा हुआ है। वो स्वर हमें बाहर निकालना है। तो देखो कैसे निकालेंगे। अगर आप इस का वर्ग विच्छेद कर देते हैं तो का, हलंत, आ, ये क्या हो गया? इस का से मैंने स्वर बाहर निकाल दिया। हर किसी व्यंजन में एक स्वर छुपा होता है। ठीक, ये क्या है? का के नीचे हलंत लग गया है और प्लस आ, ये क्या हो गया हमारा? इसको कहलाएंगे हम वर्ण व्यंजन। यही कराएगा हमारा वर्ण व्यंजन। देखो व्यंजन तो कराएगा हमारा का, खा, गा, घा, रा, जितने भी हमारे ठीक है व्यंजन होते हैं, ये तो आ गए व्यंजन में। लेकिन का, हलंत, आ, ये हमारा क्या कराएगा? वर्ण व्यंजन। ठीक, ध्यान रखना। फिर है हमारा गा, खा। इस खा में भी हमारा क्या है? आ, स्वर छुपा हुआ है। ठीक है, इसको कर सकते हैं खा, हलंत, आ। ये भी हमारा क्या कराएगा? वर्ण व्यंजन। इसमें भी अगर हम इसका वर्ण विच्छेद कर देंगे गाता, तो इसमें से स्वर बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा गा, हलंत, आ। ये भी हमारा क्या कराएगा? वर्ण व्यंजन। ऐसे ये हमारा घा दे रखा है, इसमें अगर हम इसका वर्ण विच्छेद कर दें या इसमें से हम स्वर बाहर को निकाल दें, तो ये हमारा स्वर आ गया। ठीक, ये भी हमारा वर्ण व्यंजन कहलाएगा। ठीक है, एक थोड़ा सा और देख लीजिए, आप समझा रहे हो किस प्रकार से। अगर किसी ने लिखा की, ठीक है, इसमें भी तो एक स्वर छुपा हुआ है। बोलोगे क्या? देखो इसका अगर हम वर्ण विच्छेद कर देते हैं तो ये हो जाएगा का, हलंत, बड़ी, ई। ये भी की है, ये भी की है। ठीक, आइए चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए, हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्णमाला में कुल कितने वर्ड होते हैं? ठीक है, तो ये सबसे वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से। बिल्कुल ही आपका फोकस बोर्ड पे होना चाहिए, किंतु परंतु कुछ नहीं, सीधे बिल्कुल बोर्ड पे देखना। ठीक, तो वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है? 52 होती है। अब सवाल ये बनता है हमारा, 52 जो होती है तो कौन कौन से वर्ड होंगे? तो देख लीजिए आप, उसमें होते हैं, सबसे पहले आते हैं हमारे कुल स्वर। ठीक है, जो कि मैंने आपको बताया था, वर्णमाला में जो कुल स्वरों की संख्या होती है वो कितनी होती है? 11 होती है। ठीक, और आप जानती हो छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ,
औ और रे से ऋषि। ठीक है, ये हमारे वो कुल 11 स्वर। ठीक, 11 तो हमारे ये हो। चलो कुल वर्ग कितने हैं हमारे? 52। 52 में 11 तो आपके आ गए ये। फिर अगला क्वेश्चन होता है वर्णमाला में कुल स्पर्श व्यंजनों की संख्या। तो लिखो आप कुल स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन। ठीक है, तो देखो बच्चों स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 25 होती है। ठीक है, कितनी होती है? स्पर्श व्यंजनों की संख्या होती है हमारी 25। अब सवाल बनता है 25 होती तो है, लेकिन वो कौन कौन सी होती है? और मैं आपको ये बता दूं, ये कई बार पूछा गया सवाल है। वर्णमाला में कुल स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? तो 25 होते हैं। ठीक, तो देखो आप 25 कौन कौन से होते हैं जरा। एक तो आते हैं हमारे का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, टा वर्ग, पा वर्ग। ठीक है, ये हो गए हमारे स्पर्श व्यंजन। ठीक है, यहां पर लिख देना आप, देखो जरा का वर्ग में आता है हमारा का, खा, गा, घा और ना। ठीक है, फिर चा वर्ग में आता है हमारा चा, छा, जा, झा और हुआ। ठीक, फिर आता है हमारा टा वर्ग में आता है हमारा टा, ठा, डा, ढा और ड़ा। फिर आता है हमारा ता वर्ग में आता है हमारा ता, था, दा, धा, दा, धा, ना, ना। फिर आता है पा वर्ग में पा, फा, बा, भा, मा। ठीक, ये हो गए हमारे कुल स्पर्श व्यंजन। और ये टोटल कितने होते हैं? 25। देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 50 25। ठीक, ये हो गए स्पर्श व्यंजन। अब बच्चों ये बताइए आप मुझे, कोई मुझे ये बता सकता है कमेंट बॉक्स में क्या स्पर्श व्यंजन किन्हें कहते हैं? ठीक, तो मैं आपको बता दूं, थोड़ा ध्यान से सुनना। स्पर्श व्यंजन उन्हें कहते हैं जिनका उच्चारण करते समय, मतलब स्पर्श व्यंजन उन्हें कहते हैं जिनका उच्चारण करते समय जीभ मुंह के किसी न किसी भाग को स्पर्श करती है। जिनका उच्चारण करते समय जीभ मुंह के किसी न किसी भाग को स्पर्श करती है, उन्हें ही हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ठीक, ये हो गई स्पर्श व्यंजन की परिभाषा। नेक्स्ट आते हैं हमारे, अब टोटल कितने हो गए देखिए जरा, 11 और 25 कितने? 36। और वर्णमाला में कुल वर्ग कितने होते हैं? 52। बाकी ये देखो आगे आते हैं हमारे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या। तो मैं आपको बता दूं, जो हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? तो उनकी संख्या होती है हमारी 4, जो कि एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया। 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं हमारे? या, रा, ला और वा। ठीक है, देखो ये ध्यान रखना, जो स्पर्श व्यंजन पेचरा से बा होता है वो इसमें आता है, और जो बिना पेचरा से बा होता है वो यहाँ पर आता है। ठीक, अंतस्थ व्यंजन कहते किन्हें हैं? जिनका उच्चारण अंतःकरण के माध्यम से होता है, मतलब इस यहाँ से इनका उच्चारण होता है। ठीक है, इन्हें ही हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, चाहे आप बोल के देख लो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऊष्मीय व्यंजन किन्हें कहते हैं? ऊष्मीय व्यंजन। तो देखो ऊष्मीय व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कौन कौन से होते हैं?
तो ऊष्मीय व्यंजन जो होते हैं हमारे, एक तो होता है हमारा सा, एक होता है हमारा सा, एक सा सपेरा वाला सा, षटकोण वाला सा, एक होता है हमारा हा। ये हो गए हमारे ऊष्मीय व्यंजन। अब सवाल लगता है इन्हें ऊष्मीय व्यंजन क्यों कहते हैं, तो मैं आपको बता दूं इन्हें ऊष्मीय व्यंजन इसलिए कहते हैं क्योंकि इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय मुख से वायु गर्माहट के साथ बाहर निकलती है, ठीक, या ऊष्मा के साथ बाहर निकलती है, इसी कारण हम इन्हें ऊष्मीय व्यंजन कहते हैं। इन्हें ऊष्मीय व्यंजन और एक नाम से और जाना जाता है ना, ऊष्म संघर्षी व्यंजन, ऊष्म संघर्षी व्यंजन, ठीक है। चलिए आगे देखिए, फिर है हमारा संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, अच्छा बच्चों, संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4 होती है, ठीक। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है हमारा छा, छत्री वाला छा होता है, एक त्रा होता है, एक ज्ञानी वाला ज्ञा होता है और एक श्रा होता है, ठीक, श्रृंगार वाला श्रा। एक होता है हमारा श्रृंगार वाला श्रा। अब देखो ये जो टूटता है हमारा छा छत्री वाला, ये टूटेगा का प्लस सा षटकोण में, त्रा का हलंत रा, क्या है जा हलंत वा, और श्रृंगार वाला जो है ये सा हलंत रा, ठीक है। तो ये हमें देखो का जो छा मिलकर बना है का हलंत सा षटकोण वाले से, त्रा मिलकर बना है ता हलंत रा से, और ज्ञा मिलकर बना है जा हलंत वा से, और श्रा मिलकर बना है सा हलंत रा से। इन्हें ही हम क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं, जो कि एग्जाम में पता नहीं कितनी बार पूछा गया, ठीक, बहुत बार पूछे गए हैं, ठीक है। तो आप दोबारा सुन लो, संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कौन कौन से होते हैं? छा, त्रा, ज्ञा और श्रा। छा किस किस से मिलकर बना है? 2 व्यंजनों से मिलकर बना है, ठीक है। इसकी परिभाषा और सुन लो, जो वर्ड 2 व्यंजनों से मिलकर बने हो, जो वर्ड 2 व्यंजनों से मिलकर बने हो, उन्हें ही हम क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन या संयुक्त वर्ड कहते हैं, ठीक। ये हो गया। आगे चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा उत्क्षिप्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा उत्क्षिप्त व्यंजन या इन्हें कहते हैं हम द्विगुणी व्यंजन, द्विगुण, द्विगुण व्यंजन। देखो बच्चों यहाँ जगह कम है तो इसलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। उत्क्षिप्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन, ठीक है। इनकी संख्या कितनी होती है? 2 होती है। कौन कौन से होते हैं? एक तो हमारा ये ड़ा होता है और एक हमारा ये वाला ड़ा होता है, ठीक है। अब सवाल ये बनता है उत्क्षिप्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन क्यों कहते हैं? तो मैं आपको बता दूं, इन्हें इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका उच्चारण करते समय जीभ का जो अग्रभाग होता है, जो हमारी जीभ की आगे वाला हिस्सा होता है, वो झटके के साथ नीचे गिरता है, ठीक। आप चाहे इनका उच्चारण करके देख लो या बोलकर देख लो, जैसे मैंने बोला है ये उसी परिभाषा को फॉलो करेंगे, ठीक है। फिर आते हैं हमारे अयोग भाग। अयोग भाग जो होते हैं इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी भी संख्या 2 होती है, ठीक है। अब सवाल बनता है वो कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है हमारा अंग से अंगूर वाला अंग जो आता है, ठीक है, ठीक। और एक होता है हमारा क्या? आहा, जिसको बोलते हैं हम, कई बार पूछा गया है अयोग भाग कितने होते हैं? 2 होते हैं, अंग और आहा, ठीक है। अब देखो सवाल बनता है, इसे जो है हमारा जो अंग है ये वाला इसको कहते हैं क्या? अनुस्वार। इसको हम अनुस्वार कहते हैं और इसको बोलते हैं हम विसर्ग, इसको बोलते हैं हम विसर्ग, जो कि एग्जाम में कई बार पूछा गया निम्न में से कौन सा अनुस्वार है, निम्न में से कौन सा विसर्ग है। 4 विकल्प बना देगा, एक विकल्प में ये वाला रख देगा, आपसे पूछ लेगा
में से कौन सा विसर्ग है। अगर आपने इसको पढ़ा होगा तो तुरंत उठा लोगे। फिर एक एग्जाम में जो क्वेश्चन बनाएगा उसमें बनाएगा निम्न में से कौन सा अनुस्वार है। ठीक है, तीन का यूनिवर्स उठा लेगा, एक को इसको रख देगा, जिसमें ये रखा होगा विकल्प साहब उसी को लगाना। तो देखो अयोग्य कितने होते हैं, दो। कौन कौन से, अंग और आहा। इसको बोलते हैं अनुस्वार और हम इसको बोलते हैं विसर्ग। ठीक है, अच्छा अब परिभाषा ये बनती है इनको अयोग्य क्यों कहते हैं। तो मैं आपको बता दूं, इनको अयोग्य इसलिए कहते हैं ऐसे व्यंजन जिनमें स्वर और व्यंजन दोनों के गुण पाए जाते हैं उन्हें ही हम क्या कहते हैं, अयोग्य कहते हैं। दोबारा और सुन लो, ऐसे व्यंजन जिनमें स्वर और व्यंजन दोनों के गुण पाए जाते हैं उन्हें ही हम क्या कहते हैं, अयोग्य कहते हैं। ठीक, देखिए हमने आपको पूरी वर्णमाला कंप्लीट कर दी। ठीक है, यही वर्णमाला में समझना, अगर जिसने ये समझ लिया उसने वर्णमाला पढ़ ली पूरी। और मैं आपको ये बता दे रहा हूँ 100% आप ध्यान रखना, जिसने वर्णमाला पढ़ लिया आप समझ लो उसने हिंदी कंप्लीट कर ली। अभी ये वर्णमाला में खाली मैंने आपको बड़ बताया, लेकिन वर्णमाला में अभी तो खेल बाकी रहेगा। अभी आप देखना इसका कैसे इसकी खोपड़ी में छेद करते हैं हम। ठीक है, खोपड़ी में छेद नहीं करें, खोपड़ी इसकी फोड़नी है वर्णमाला की, वर्णमाला की नहीं, पूरी हिंदी की खोपड़ी फोड़नी है। आप यूपीपीसीएस से लेकर आप चाहे किसी भी एग्जाम में बैठ जाना, आप मैं 100% गारंटी देता हूँ आपको इसमें से आपको क्वेश्चन पूरे ऐसे कैसे रखे हुए मिलेंगे। और ये मैं ग्रामर आपको हिंदी जो पढ़ा रहा हूँ ऐसे नहीं पढ़ा रहा, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, जिसको बोलते हैं स्ट्रक्चर से पढ़ाऊंगा। बिल्कुल कभी जहाँ क्वेश्चन रखा होना चाहिए वही क्वेश्चन आपको रखा हुआ मिलेगा, और आप इसका ऐसे ही नोट्स बना के चलना। आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाना, आप कहीं भी पढ़ा लेना जाके, आपको कोई भी फेल नहीं कर सकता, मैं गारंटी दे रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए जरा वर्णमाला में कुल कितने होते हैं, 52। इनको ऐड करके देखो जोड़ के, 11 हमारे स्वर हो गए, 25 हमारे स्पर्श व्यंजन हो गए, और देखिए अंतस्थ, ऊष्मीय और संयुक्त, ये टोटल कितने हो गए, 12 हो गए, और 2 उत्चित और 2 अयोग्य, टोटल 4 ये हो गए। 1 और 5 6 और 2 8 और 4 12 का 2 हासिल लगा, 1 और 1 2 और 2 4 और 1 5, 52 वर्ड हो गए। बस वर्णमाला में यही पढ़ है। अगर आप कोई 50 पढ़ा रहा है, कोई 51 पढ़ा रहा है तो आप उनको मत पढ़ना, वो गलत है बिल्कुल। ये एकदम बिल्कुल राइट, जिसको बोलते हैं रामबाण वर्णमाला के बढ़ाएंगे। ठीक है, तो चलिए हमारी अगली वीडियो का इंतजार करना और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। अगर कहीं भी आपको कमी नजर आई हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर करना। ठीक है, और हमारे चैनल का नाम है ड्रीम मंत्रा, जो कि आपकी नेक्स्ट वीडियो के लिए हम तैयारी करते हैं।